हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स ग्राज एजुकेशन। आज की इस क्लास में शुरू करता हूं जेसी सीजीएल मैराथन का पार्ट नंबर 4। पीडीएफ इसका टेलीग्राम पे मिल जाएगा, दोनों भाषा में जैसा चलता है वैसे ही चलेगा। ऑल इन वन आपका यह वीडियो है, सब चीज़ इसमें देखने को मिलेगा। लेट्स गियर अप। पीडीएफ आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, चैनल का नेम सर्च करके जुड़ जाए। पेपर उनका कोर्स है, आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं जस्ट फॉर 399 ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, और हमेशा की तरह भर भर की इन्फॉर्मेशन है तो आपको मजा आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है करेक्ट नहीं है। समर योजना वाज स्टार्टेड टू एलिमिनेट मॉल न्यूट्रिशन, कहने का मतलब है जो समर योजना है उसका शुरुआत जो है कुपोषण को दूर करने के लिए किया गया था। दूसरा है सुकन्या समृद्धि योजना वाज लॉन्च्ड ऑन 24 जनवरी 2019 फ्रॉम चाईबासा। सुकन्या समृद्धि योजना जो है 24 जनवरी 2019 को शुरू किया गया चाईबासा से। ओके, तो इस देखिए सेकंड स्टेटमेंट। जर्नलिस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम वाज लॉन्च्ड ऑन 29 दिसंबर 2021। जो पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना है उसका शुरुआत 29 दिसंबर 2021 को किया गया, याद रखिए। द स्टेट यूनिवर्सिटी विल बी मॉडर्नाइज्ड बाय बिरसा हरित ग्राम योजना। बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत जो है से राज्य के जो विश्वविद्यालय हैं उनको विकास किया जाएगा, उनको मॉडर्नाइज किया जाएगा। कौन सा स्टेटमेंट से गलत है पता चल रहा है? ऑप्शन नंबर जो डी है वह गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ से साफ नाम लिखा हुआ है बिरसा हरित ग्राम योजना की। गाँव में हरित मतलब हरा होता है, तो गाँव को हरा भरा बनाना है। तो इसमें फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने के लिए इसको किया गया था। 100 पौधे वगैरह जो ऐसे दिए गए थे बागवानी को लेकर, और हम लोग कोशिश किए थे 5 लाख परिवारों को जो है रोजगार दें। ओके, तो यहाँ से जो है से ई जो है से आपको योजना फॉरेस्ट कवर के लिए देखने को मिलेगा, न कि स्टेट की यूनिवर्सिटी को मॉडर्नाइज करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका गड़बड़ हो गया। बाकी सारा इंपॉर्टेंट है। सुकन्या समृद्धि योजना जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में याद रख लीजिएगा। ये जो योजना है आपका, इस पर ध्यान से देख लीजिएगा। आज भी कुछ कुछ बात कर दूंगा, आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 24 जनवरी को शुरू किया गया। यह 24 जनवरी को क्यों शुरू किया गया, इसके पीछे का एक रीजन है कि 24 जनवरी को आप लोग नेशनल जो है से गर्ल चाइल्ड डे मनाते हैं। 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मना रहे हैं, शायद 2011 से। देखता हूँ डेटा शायद 2011 ही है। अगर कुछ गड़बड़ होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स चेक कर लीजिएगा। 2011 से जो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे हम लोग मना रहे हैं, और उसी के उपलक्ष्य में जो है इसको शुरू किया गया था चाईबासा से। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए बाकी सारा ऑप्शन यहाँ पे सही है। बाकी आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे की ओर। समर योजना देखिए, अभी बताया था कि जो समर योजना है वह 29 दिसंबर 2021 शुरू किया गया था। ओके, तो यह माल न्यूट्रिशन एक कुपोषण को खत्म करने के लिए था। यानी कि लोग अगर खाते पीते नहीं हैं तो कुपोषित हो जाते हैं। जैसे कि आप लोग देखिएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2015 से लेकर 2030 तक आप लोग का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल चल रहा है। तो वहाँ से आपको टोटल 17 जो है गोल्स को अचीव करना है। और उसमें फर्स्ट क्या है? नो पॉवर्टी, गरीबी हटाना है। और जीरो हंगर, क्या है? जीरो हंगर। तो जीरो हंगर लागू करना है, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2 से यह ऐड जुड़ा हुआ है समर योजना। इसको याद रख लीजिएगा। जीरो हंगर यानी कि लोग जब खाएंगे पिएंगे तभी तो कुपोषित नहीं होंगे, अदरवाइज कुपोषित हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट आता है सुकन्या समृद्धि योजना। आप लोग देख सकते हैं 24 जनवरी 2021 को शुरू किया गया चाईबासा से। उसमें 18 साल तक लड़की को पूरा होने तक आपको 40,000 रुपया दिया जाएगा। कि मतलब 1000 होता है, तो 40,000 रुपया तक दिया जाएगा। यह पैसा आपको इंस्टॉलमेंट दिया जाएगा। थोड़ा सा ध्यान सुनिएगा। जब बच्ची का जन्म होता है उसमें 5,000 मिलेगा। उसके बाद जो पहली कक्षा में एडमिशन होगा उसमें 5,000, फिर उसके बाद 5वीं में 5,000, 8वीं में 5,000, उसके बाद 10वीं में 5,000, और जब 12वीं में होगी तब अब उसको जो है उससे मिलेगा आपको 10,000। 18 साल हो जाएगी, ठीक है, तब तक इसको जो है आपको देखने को मिलेगा 40,000 रुपया तक मिल जाएगा। शादी होने लगता है तो उस समय भी 30,000 रुपया मिलता है। तो टोटल आप लोग बोल सकते हैं कि 70K रुपीज दिया जाता है इस योजना के तहत। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है सुकन्या समृद्धि योजना। पास्ट में भी क्वेश्चन बना है और आगे भी बनेगा। दूसरा देख लीजिएगा, जो जर्नलिस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है उसके तहत 5 लाख का इंश्योरेंस किया जाएगा। जो भी जर्नलिस्ट वगैरह होते हैं, आपको पता होगा गौरी लंकेश वगैरह का केस आप लोग सुने होंगे। अगर ज़्यादा समय से न्यूज़पेपर वगैरह फॉलो करते हैं तो उनको हत्या कर दिया गया था। गौरी लंकेश एक जर्नलिस्ट थी। ओके, तो उनको जो हत्या कर दिया गया था। तो अब जो है से जर्नलिस्ट के लिए भी जैसे हेल्थ स्कीम है 5 लाख का। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। हेल्थ जो है ना ये आपका स्टेट का सब्जेक्ट है ना। हेल्थ जो होता है से आपका स्टेट का सब्जेक्ट है, यानी कि स्टेट लिस्ट में आता है। बिरसा हरित ग्राम योजना के बारे में देख लीजिएगा। यही सा था, आपको फॉरेस्ट कवर को बढ़ाना है, यानी कि हॉर्टिकल्चर जो बागवानी होता है उसको बढ़ाने के लिए था। 2 लाख जो एकड़ है उस समय जो है से लैंड में जो है से आपको फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज करना है। 2020 में देखिएगा जिसमें कोविड-19 चल रहा था, तो उसमें 3 योजना शुरू किया गया था। पोटो खेल योजना, बिरसा हरित ग्राम खेल योजना। ठीक है, तो इस तरह से देखिएगा तो 3 योजना टोटल शुरू किया गया था। तो यानी ताकि जो कोविड-19 से प्रभावित जो लोग झारखंड में आ रहे हैं तो उनको रोजगार दिया जा सके, इसीलिए योजना शुरू किया गया था। 5 लाख परिवारों को 100 जो है बागवानी पौधे दिए जाते हैं। ओके, तो इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया रखिएगा। ग्रीन कवर को बढ़ाने के लिए था, न कि स्टेट यूनिवर्सिटीज के लिए, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका गड़बड़ हो गया था। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ कुछ देख लीजिए। मूर्ति देवी एक अवार्ड है ना, मूर्ति देवी स्टैटिक पर्सन में काम आएगा। मूर्ति देवी अवार्ड जो है जर्नलिज्म से रिलेटेड है, यानी कि पत्रकारिता का क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है, मूर्ति देवी पुरस्कार।
दूसरा, 1 एकड़ में यह देखिएगा 40.46 किलोमीटर स्क्वायर होता है ना, 40.46 किलोमीटर स्क्वायर होता है आपका 1 एकड़ जमीन में। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, टोटल यूनिवर्सिटी झारखंड में देखिएगा तो 12 है। टोटल यूनिवर्सिटी कितने हैं? 12 आएगा टोटल सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जिसमें एक जो है 12 यूनिवर्सिटी टोटल है जिसमें एक सेंट्रल है, सॉरी फॉर दैट। टोटल यूनिवर्सिटी झारखंड में कितने हैं? 12, जिसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक है। तो आपसे पूछे झारखंड में केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं, तो मात्र एक है। हम पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। यूजीसी के डाटा के अनुसार, यूजीसी का गठन 1956 में किया गया था, याद रखिएगा 1956 में यूजीसी का गठन किया गया था। तो आई होप कि सारा चीज़ क्लियर होगा। तो भर भर के इन्फॉर्मेशन मिल चुका है, सब चीज़ देख लीजिएगा अच्छा से। तो इस तरह से देख सकते हैं एक क्वेश्चन में जो है आपका भर भर के इन्फॉर्मेशन देकर आपको लगता है कि यहाँ से 10 से 12 क्वेश्चन एक स्लाइड में सीख कर चले गए। तो इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो एक भर भर की इन्फॉर्मेशन है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव क्लास रहता है आपका। तो इसको जरूर ज्वाइन कीजिए, हर एक क्लास को देखिएगा। और कंप्यूटर का और जनरल साइंस का सबको लेक्चर रिवाइज कर लेगा। हु वाज द फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाईकोर्ट? बोला जा रहा है कि जो झारखंड की हाईकोर्ट था है उसका पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, मुख्य न्यायाधीश कौन थी? टोटल हाईकोर्ट झारखंड, टोटल हाईकोर्ट कितने हैं भारत में? 25 हाईकोर्ट है। झारखंड कौन सा हाईकोर्ट है? तो 21st हाईकोर्ट है। झारखंड हाईकोर्ट इज द 21st हाईकोर्ट ऑफ इंडिया। तो याद रख लीजिएगा। वह पर्सन कौन है जो फीमेल जज बनी थी? जोबा मांझी, द्रौपदी मुर्मू, आर भानुमति या फिर ज्ञान सुधा मिश्रा? कौन थी वो पर्सनालिटी? आंसर इसका डी हो जाएगा ना। डी जो है ज्ञान सुधा मिश्रा थी, जो झारखंड हाईकोर्ट है उसका चीफ जस्टिस बनी थी 6वीं। ओके, तो याद रख लीजिएगा ज्ञान सुधा मिश्रा जी के बारे में। तो ये पहली महिला थी। आर भानुमति भी बनी है लेकिन ये 9वीं जज थी। तो इस तरह से ऑर्डर वाइज अगर देखिएगा तो फर्स्ट तो ज्ञान सुधा मिश्रा ही आ गई। तो फर्स्ट जो फीमेल थी वह थी ज्ञान सुधा मिश्रा। बाकी जोबा मांझी के बारे में तो याद रख लीजिएगा, यह झारखंड की पहली महिला कैबिनेट मिनिस्टर हैं, मनोहरपुर से यह विधायक रही है ना। चलिए, बाकी द्रौपदी मुर्मू का आप लोग मुझे लगता है कि पूरा वर्ल्ड अब जान गया इनको, ठीक है। देख लीजिएगा सुधा मिश्रा, अब 217, हाँ देखिए यहाँ से सुधा मिश्रा जी अब आंसर तो हो गया। बाकी देख लीजिए जो आर्टिकल 217 है, जो आप लोग देखते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं वह क्या करते हैं, जितने भी आप लोग जो चीफ जस्टिस हो, जो हाईकोर्ट होता है, किसी हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस या फिर जो अदर जो जज होते हैं उनको आर्टिकल 217 के द्वारा जो है से के तहत प्रेसिडेंट के द्वारा उन लोग को अपॉइंट किया जाता है। तो इसको याद रखिएगा, आर्टिकल 217 इंपॉर्टेंट है। तो वह छठी जो है से चीफ जस्टिस रही थी झारखंड का, ठीक है, याद रख लीजिएगा। अभी आपका डॉक्टर रवि रंजन जी हैं, डॉक्टर रवि रंजन जी प्रेजेंट में देखिएगा तो आपका चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाईकोर्ट है। और जो फर्स्ट थे वो विनोद कुमार गुप्ता जी थे। तो बीके गुप्ता जी फर्स्ट चीफ जस्टिस थे। आंसर हो गया, याद रख लीजिएगा डी। ओके, चलिए द्रौपदी मुर्मू जी अभी भारत की 15वीं राष्ट्रपति बन चुकी हैं और झारखंड की 9वीं गवर्नर रही थी। ओके, चलिए, और झारखंड की पहली आदिवासी गवर्नर भी रही थी, इसी भी याद रख सकते हैं। जो महिला गवर्नर पूरा भारत में है, झारखंड में छोड़िए, पूरा भारत में पहली महिला गवर्नर बनी है। सेकेंड वुमेन बनी है प्रेसिडेंट, और फर्स्ट ट्राइबल जो वीमेन है जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनी है। तो अपने साथ बहुत रिकॉर्ड कायम की है। इन पे मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग देख लीजिएगा जाके। वेयर वाज द फर्स्ट ऑक्सीजन प्लांट इंस्टॉल्ड इन झारखंड ड्यूरिंग कोविड-19? कोविड-19 के चक्कर तो आपको पता है। तो कोविड-19 के चक्कर में जो है उसमें क्या होगा कि पहला ऑक्सीजन प्लांट जो है कहाँ लगाएगा, वो पता होगा कि ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह का सप्लाई वगैरह होता था। तो ऑक्सीजन जो सिलेंडर है वह कहाँ पे जो है बनाया जाएगा, तो उसके लिए प्लांट कहाँ लगाया गया था? रामगढ़, रांची, खूंटी या बोकारो? अगर रांची लगाएगा तो गलत हो जाएगा, या खूंटी में स्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, खूंटी डिस्ट्रिक्ट एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे फर्स्ट ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया था कोविड-19 के दौरान झारखंड में, खूंटी डिस्ट्रिक्ट। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। देख लीजिएगा द फर्स्ट केस ऑफ कोविड-19 इंडिया। अब कुछ रिलेटेड चीज़ें देख लीजिए, जैसे कि अभी मैं बताया था कि ओमिक्रॉन, अभी जो लास्ट क्लास था उसमें मैं ओमिक्रॉन के बारे में चर्चा किया था कि जो ओमिक्रॉन का पहला केस था वह कहाँ देखने को मिला था, साउथ अफ्रीका में, लेकिन जो नंबर ऑफ डेथ है वह ब्रिटेन में ज़्यादा था, याद होगा आपको। इस क्लास में बता रहा हूँ कोविड-19 का फर्स्ट केस इंडिया में कहाँ होगा, चाइना से निकल के आया था, ऑब्वियसली आपको पता होगा। इंडिया में जो है आपको फर्स्ट केस केरला में निकल कर आया था, वह था 27 जनवरी 2021, ठीक है, एक महिला को हुआ था, आपको आइडिया होगा। रांची इज द सेकेंड स्मार्ट सिटी टू बी, अब देखिए कुछ अभी से रिलेटेड क्वेश्चन देख लीजिएगा। रांची इज द सेकेंड स्मार्ट सिटी टू बी डेवलप्ड एज ग्रीन फील्ड सिटी। तो बोला जा रहा है कि रांची जो है भारत में जो है इंडिया में नहीं, सिर्फ झारखंड नहीं, पूरा भारत में सेकेंड स्मार्ट सिटी बना है, एक तरह का ग्रीन फील्ड सिटी को स्थापित करने वाला। ट्राइबल थीम पार्क भी बनेगा आपका रांची में, और फर्स्ट स्मोकिंग फ्री डिस्ट्रिक्ट भी रांची ही है। क्या है? फर्स्ट स्मोकिंग फ्री डिस्ट्रिक्ट भी रांची है। और अभी आपको पता होगा वर्ल्ड टोबैको डे आप लोग कब मनाए, 31 ऑफ वर्ल्ड नो टोबैको डे 31 में। और अभी WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है सभी झारखंड को जो है सो वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड देगा 2022, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। तो यही आपको कुछ डेटा है, याद रख लीजिएगा। फर्स्ट स्मोकिंग फ्री डिस्ट्रिक्ट रांची है। ट्राइबल थीम पार्क आपको रांची बनेगा, झारखंड का पहला
मेगा फूड पार्क भी रांची में है, गेतल सूद में, ठीक है, तो इसको याद रख लीजिएगा। और भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान भी आपका रांची में ही देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए आंसर सी हो गया, देख लीजिएगा खुट्टी वगैरह लेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, और खूंटी वही लाख का सबसे बड़ा उत्पादक जो जिला है वह झारखंड में, वह खूंटी है ना। हु इज द राइटर ऑफ क्रोमोसोम्स, अब क्वेश्चन देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इस वर्ष बन चुका है बुक वगैरह में, इसको डबल टिक लगा लीजिएगा। ओके, क्रोमोसोम्स को, क्रोमोसोम्स के लेखक कौन है? राजकिशोर महतो, तुहिन सिन्हा जी, प्रोफेसर कामिनी कुमार, या फिर देखिए यहाँ पे कृतिका पांडे। तो देखने को मिलेगा यहाँ से जो प्रोफेसर कामिनी कुमार है वही इसके राइटर हैं, प्रोफेसर कामिनी कुमार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह मैं बुक क्यों कह रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। यह बुक इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि इस बुक का जो लोकार्पण किया गया था, लॉन्च किया गया था, द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया था। और आपको तो मुझे बताने की जरूरत है नहीं कि द्रौपदी मुर्मू जी कितना न्यूज में है, ठीक है। चलिए, यह राष्ट्रपति बन चुके हैं। आर्टिकल 61 के तहत अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है, बहुत सारा चीज़ मैं पढ़ा चुका हूँ, आप लोग देखिएगा जाके। आंसर हो गया सी। और एक बुक भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है तुहिन सिन्हा के द्वारा, जो है कि द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। क्या है? द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, ये भी बुक लिखा गया है तुहिन सिन्हा के द्वारा, तो इसको याद रखें। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 5th। द पैरा टीचर्स ऑफ झारखंड विल नाउ बी नोन एज। अब देखिए झारखंड में जो पैरा टीचर हैं तो उनको किस नाम से जाना जाएगा? सहायक अध्यापक, शिक्षा मित्र, सहयोगी शिक्षक, या फिर सहायक शिक्षक, क्या किस नाम से जाना जाएगा? इन लोग को सहायक अध्यापक नाम से झारखंड में जाना जाएगा, सहायक अध्यापक के नाम से जाना जाएगा, इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा। ओके, पैरा टीचर्स है झारखंड के। सो बाकी एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट होता है, जो झारखंड में देखिएगा पहले लोग थे जो हाजिरी बनता था, अब जो झारखंड गवर्नमेंट ऑनलाइन कर दिया है, और वो जो ऑनलाइन जो हाजिरी बनता है उसके लिए जो है से अटेंडेंस वगैरह, उसके लिए ई विद्या वाहिनी पोर्टल है। क्या है? ई विद्या वाहिनी, उसके लिए पोर्टल जो है से लॉन्च किया गया झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा, तो इसको याद रखिएगा। ई विद्या वाहिनी पोर्टल है, उसी के तहत जो है से अब हाजिरी बनता है, यानी कि अटेंडेंस बनता है टीचर्स लोग का। ओके, आंसर ये हो गया। चलिए एजुकेशन देख लीजिएगा। एजुकेशन जो है आपका कंकरेंट लिस्ट में आता है, अगर देखिएगा एजुकेशन वगैरह को कंकरेंट लिस्ट में आता है, एजुकेशन वगैरह फॉरेस्ट वगैरह सब कंकरेंट लिस्ट में आता है ना, याद रखिएगा। अब साथ में आया है देखिए, तो ऐसे ही पढ़िए आप लोग, कोई भी चीज़ आता है तो साथ में पढ़ते चलिए। मुझे पढ़ाने का तरीका यही है, और ये आपको आइडिया होगा कितना बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, देख लीजिएगा। 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उस समय जो है से इसको डाला गया था, ठीक है, स्टेट लिस्ट निकालकर कंकरेंट लिस्ट में। एजुकेशन मिनिस्टर कौन है झारखंड के? जगन्नाथ महतो जी, इनके बारे में याद रख लीजिएगा। ओके, चलिए और देखिए झारखंड में जो लिटरेसी रेट है वो कौन है, कितना है? 66.41% है। लिटरेसी रेट झारखंड में 66.41% 2011 के डाटा है। और सबसे ज़्यादा जो लिटरेट डिस्ट्रिक्ट है वो आपका रांची है, और सबसे कम डिस्ट्रिक्ट लिटरेट है आपका, जब सबसे कम जो शिक्षित है वो है पाकुड़, याद रख सकते हैं। और जो मेल लिटरेसी है झारखंड में वो है 76.80%, और फीमेल का 55.40%। तो ये आपका डेटा है, इसको याद रखिएगा। ओके, तो एजुकेशन वगैरह के बारे में याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक झारखंड में विद्रोह के इतिहास। देखिए ये जो बुक है झारखंड में विद्रोह के इतिहास, वो कौन लिखे हैं? शैलेंद्र महतो, सरयू राय, आभा महतो, या फिर सुदेश महतो, ठीक है। सुदेश महतो तो आपको आजसू पार्टी के संस्थापक हैं, तो यहाँ पे शैलेंद्र महतो जी हैं इस बुक के राइटर, ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा, ठीक है। देख लीजिए, देखिए शैलेंद्र महतो जी हैं। बुक का नाम क्या है? बुक का नाम है झारखंड में विद्रोह इतिहास, ठीक है, झारखंड में विद्रोह के इतिहास के एक पुस्तक है, उसी के राइटर हैं शैलेंद्र महतो जी, याद रखिएगा। बाकी सरयू राय से देख लीजिएगा, सरयू राय देखिए द पीपल्स लीडर, एक बुक है द पीपल्स लीडर, तो विवेकानंद श्री झा लिखे हैं ये बुक को, और ये जो बुक है यह जो है सरयू राय के नाम से है। सरयू राय के बारे में देखिएगा, अभी नहीं, पहले जो है आपको फूड मिनिस्टर रहे थे ना, जो देखिएगा झारखंड कैबिनेट मिनिस्टर में, वो फूड मिनिस्टर नहीं खाद्य मंत्री रहे थे, ठीक है। अभी आपके खाद्य मंत्री, फूड मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर दोनों अभी रामेश्वर उरांव जी हैं। द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा एक बुक है जिसके राइटर है तुहिन सिन्हा जी, याद रख लीजिएगा। ओके, तो लिखा हुआ है, पहले ही बता दिया था शायद। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कंट्रीज आर इन द गोल्डन क्रिसेंट। नाम सुना है कभी गोल्डन क्रिसेंट का? स्टैटिक में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है गोल्डन क्रिसेंट, और यह काफ़ी ज़्यादा न्यूज में रहता है। तो इनमें से कौन सा देश ऐसे स्वर्णिम अर्धचंद्र देश में शामिल है? अफगानिस्तान, ईरान या पाकिस्तान? अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इराक, ईरान, इराक और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान या फिर इराक। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो अफगानिस्तान, ईरान और जो पाकिस्तान है वह गोल्डन क्रिसेंट में आते हैं। चलिए पहले इसको आप फिगर दिखाते हैं।
देखिए यहाँ से गोल्डन क्रिसेंट आपको देखने को मिल रहा होगा। तो गोल्डन क्रिसेंट हमेशा से न्यूज इसीलिए रहता है ना, क्योंकि इस रात से देखिएगा जो ओपीएम वगैरह होता है, अफीम वगैरह, उसका व्यापार काफ़ी ज़्यादा इससे होता है। तो ये जो है हमेशा न्यूज में रहता है। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान से लेकर और यहाँ से इधर ईरान है। तो अब यहाँ से देखिए एक तरह का क्या बनता है, गोल्डन क्रिसेंट बन जाता है, यानी कि अर्धचंद्राकार चीज़ बन जाता है। तो इस तरह से समझ लीजिएगा कि जो गोल्डन क्रिसेंट है उसमें 3 कंट्री हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ऊपर में ईरान है जो कि दिख नहीं रहा है, कट गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ एक गोल्डन ट्रिएंगल भी कंट्री है, इसको भी साथ में याद रखिएगा। गोल्डन ट्रिएंगल यहाँ से देख लीजिएगा, ये सब कुछ कुछ कंट्रीज हैं, जैसे कि बर्मा है, क्या है आपको बर्मा देखने को मिलेगा, इसको आप बोल सकते हैं म्यांमार है, वियतनाम है, लाओस है, थाईलैंड है। तो नाम तो है गोल्डन ट्रिएंगल, लेकिन इसमें ट्रिएंगल में 3 ही नहीं है, 4 कंट्री देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से आप लोग को देखने को मिलता है। तो देख लीजिएगा वियतनाम है, लाओस है, थाईलैंड है, बर्मा है। तो इस तरह से चीज़ देख लीजिएगा। गोल्डन क्रिसेंट हो गया तो समझ चुके होंगे। तो ये सारा होता है अफीम के व्यापार के लिए जो है से ये हमेशा से न्यूज में रहता है। अब देख लीजिएगा आंसर तो ऑप्शन नंबर ए हो चुका है, अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान। अब गोल्डन क्रिसेंट क्या होता है, कंट्रीज आर नोन फॉर ओपीएम, अफीम वगैरह होता है, ओपीएम का हिंदी, तो अफीम के व्यापार के लिए हमेशा से न्यूज में रहता है। अफगानिस्तान का देख लीजिए, अब जो है से थोड़ा करेंसी वगैरह भी देख लीजिएगा। अफगानिस्तान का अफगानी इसका करेंसी है, पाकिस्तान का पाकिस्तानी रुपये होता है, इंडिया का इंडियन रुपये होता है, इराक में दिनार चलता है, और ईरान देखिएगा यहाँ पे तोमान चलता है ना। अब पहले यहाँ पे रियाल था, लेकिन करेंसी जो है से अब यहाँ पे नया करेंसी को इंट्रोड्यूस किया गया है, तो वहाँ पे ईरान चलता है, तो इसको आईडी रखिएगा ईरान। ओके, तो ईरान में तोमान चलता है जो कि 10 रियाल के बराबर होता है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं। ईरान में हम लोग चाबहार पोर्ट डेवलप कर रहे हैं ना, भारत जो है से ईरान में चाबहार पोर्ट डेवलप कर रहा है। पाकिस्तान जो है से आपका देखने को मिलेगा, जो चाइना है पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट डेवलप कर रहा है, और चाइना यहाँ पे श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट डेवलप कर रहा है, और इंडिया तो ईरान में चाबहार पोर्ट डेवलप कर रहा है, और जो म्यांमार देखने को मिलता है वहाँ उस वाला रीजन हम लोग सितवे पोर्ट डेवलप कर रहे हैं ना। चलिए कुछ याद रख लीजिएगा। आंसर ये हो गया, अच्छा से देख लीजिएगा, ये सारा आपका डेटा था। क्वेश्चन नंबर 8 आता है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका कंट्रीज के बारे में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द हॉर्न ऑफ अफ्रीका, यानी कि बोला जा रहा है कि में कौन सा जो देश है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल नहीं है। सोमालिया, जिबूती, डी साइलेंट होता है, जिबूती, इथोपिया, साउथ सूडान या फिर इटरिया। 5 ऑप्शन है, क्योंकि इसमें देखिएगा 4 कंट्री होता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, तो उसमें एक नहीं है, इसमें बताइए कौन है। तो आपको साउथ सूडान जो देखने को मिल रहा है वह साउथ सूडान जो है यह जो है आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका कंट्री में नहीं आता है। ओके, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख लीजिएगा। कौन कौन है, सोमालिया, जिबूती, इथोपिया और इरिट्रिया, तो यही सारा कंट्री आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन डी इसका हो गया ना, तो ऑप्शन डी हो गया। देख लीजिएगा कई सारे कंट्री है, सोमालिया हो गया, जिबूती हो गया, इथोपिया हो गया, इरिट्रिया हो गया। अब इसका जो कैपिटल और करेंसी देख लीजिएगा। सोमालिया जो है 4 कंट्री होता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, सोमालिया फर्स्ट है, इसका मोगादिशु कैपिटल है, इसमें सोमाली शिलिंग चलता है करेंसी। जिबूती का देख लीजिएगा, इसका कैपिटल जिबूती सिटी है और जिबूतियन फ्रैंक यहाँ पे चलता है। इथोपिया का अदीस अबाबा इसका कैपिटल है, बिर यहाँ पे चलता है, बिर। और उसके बाद इरिट्रिया है, इसका आसमारा कैपिटल है, और इसका जो नाकफा है यह करेंसी यूज करता है। जो साउथ सूडान था जो कि शामिल नहीं था, आपका आंसर भी था, इसका कैपिटल जुबा और करेंसी यहाँ पे पाउंड हो जाता है। ठीक है, चलिए साउथ सूडान का SSP इसका करेंसी कोड हो गया साउथ सूडानी पाउंड ना, साउथ सूडानी पाउंड जो है से यूज किया जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे आपको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कंट्री दिख रहा होगा, कौन कौन, तो देख लीजिए सोमालिया यहाँ पे दिख रहा होगा, उसका बाद इथोपिया दिख रहा है, इरिट्रिया देखने को मिल रहा है, फिर जिबूती देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये सारा जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका कंट्री में आते हैं। देखिए इस तरह से हॉर्न ऑफ अफ्रीका का सिंह के जैसा ही लग रहा है ना, तो ऐसे ही लोग सिंह बना रहा है, इसलिए इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कंट्री में रखा जाता है। क्लियर, चलिए ओके ना, क्या कोई दिक्कत है। चलिए यही सारा है। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स हैज ओपनड इट्स फर्स्ट ब्रांच इन चाइना, बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा बैंक है जो चाइना में अपना पहला ब्रांच खोला है। IDBI, जो IDBI बैंक, HDFC, ओके, या फिर SBI या फिर PNB। देखिए इसका आंसर हो जाएगा SBI। SBI जो है से फर्स्ट ब्रांच खोला था, इसको याद रखिएगा, चाइना में। देख लीजिएगा संघाई में खोला था, फर्स्ट ब्रांच वाज ओपन इन 2006 इन संघाई। संघाई में देख लीजिएगा, संघाई द हेड क्वार्टर ऑफ ब्रिक्स बैंक। ब्रिक्स बैंक का नाम सुने हैं, वो उसका भी हेड क्वार्टर आप लोग को देखने को मिलता है, आपको संघाई में ही है। ब्रिक्स बैंक को आप लोग न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से जानते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ब्रिक्स बैंक को न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से जानते हैं। 2015 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, इसको याद रखिएगा। ब्रिक्स में टोटल कितने कंट्री हैं, ब्रिक्स में टोटल 4 कंट्री हैं,
BRIC 5 कंट्री हो गया ना जी, कर लीजिए। ब्राज़ील हो गया, रसिया हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया। साउथ अफ्रीका लेटेस्ट मेंबर है, 2009 में इसे ऐड हुआ था। NDB देख लीजिएगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर भी आपको देखने को मिलेगा संघाई में, और फर्स्ट ब्रांच SBI खोला था 2006 में संघाई में। ओके, जिसको याद रखिएगा। बाकी चाइना में एक और बैंक है, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ना, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का भी हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा चाइना में है, वो बीजिंग में है। ठीक है, और आपका देखते हैं आपका जो एक बैंक है, एक है आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक ना। एशियन डेवलपमेंट बैंक और न्यू डेवलपमेंट बैंक में अंतर है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा मनीला में। ठीक है, मनीला में देखने को मिलता है, या फिलीपींस का है। ठीक है, देख लीजिएगा, फिलीपींस का कैपिटल मनीला है, वहीं पे हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा एशियन डेवलपमेंट बैंक का। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का बीजिंग में देखने को मिलेगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको ब्रिक्स बैंक के नाम से जानते हैं, 2015 में इस्टेब्लिश किया गया था, इसका हेडक्वार्टर संघाई में देखने को मिलेगा। और जो फर्स्ट जो बैंक है भारत का, जिसका नाम SBI है, वही फर्स्ट ब्रांच जो है चाइना में ओपन किया संघाई में ही 2006 में। इसको याद रखिएगा। ओके, ब्रिक्स टोटल 5 कंट्रीज आते हैं। लेटेस्ट मेंबर साउथ अफ्रीका। फर्स्ट इसका मीटिंग हुआ था रूस के एक्टिनबर्ग में ना, रूस के एक्टिनबर्ग में जो है 2009 में जो है इसका फर्स्ट मीटिंग हुआ था। आंसर देख लीजिएगा, SBI वगैरह देखिएगा, आपको बहुत बिग वगैरह बैंक वगैरह में आते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा बैंक आप लोग सार्वजनिक क्षेत्र का बोलते हैं। ओके, टू बिग टू बी फेल होता है ना ऐसा बैंक, यानी कि अगर फेल हो गया है सब तो अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगा। ठीक है, चलिए देख लीजिएगा। बाकी आप लोग को आइडिया तो होगा इस सबका, बैंक का जो करता था पिताश्री वो कौन है, RBI है। तो जितने भी आप लोग को देखेंगे 14 जो बैंक था उसका नेशनलाइजेशन कब किया गया था, 1969 में किया गया था। जबकि RBI है उसका जो नेशनलाइजेशन किया गया था 1949 में किया गया था। RBI के फर्स्ट गवर्नर कौन थे, सर ऑसबोर्न स्मिथ। 1 अप्रैल 1935 को इसको एस्टेब्लिश किया गया था। फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे CD देशमुख। ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। हु अपोज द चंपारण सत्याग्रह लेड बाय महात्मा गांधी। देखिए, बोला जा रहा है कि एक सत्याग्रह है आप लोग को देखने को मिलेगा जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा लीड किया गया था, चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण सत्याग्रह को विरोध किसने किया था, NG रंगा, राजकुमार शुक्ल, श्यामजी कृष्ण वर्मा या फिर राजेंद्र प्रसाद जी, कौन किए थे। तो जो NG रंगा पर्सनालिटी है, ऑप्शन नंबर A, वह जो है इस आंदोलन का विरोध किए थे। ये चंपारण सत्याग्रह आपको देखने को मिलेगा, बिहार एक चंपारण डिस्ट्रिक्ट है, आप लोग आइडिया होगा। तो 1917 में जैसे आंदोलन स्टार्ट हुआ था, राजकुमार शुक्ल जी बुलाए थे, इनको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं। राजकुमार शुक्ल ही आग्रह किए थे महात्मा गांधी को कि आइए आंदोलन कीजिए। ठीक है, नील की खेती को लेकर काफी ज्यादा जो है किसानों का विरोध हुआ था। ओके, चलिए, तो 1917 हो गया। ये आंदोलन इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होगा कि 9 जनवरी 1915 को जो महात्मा गांधी फर्स्ट टाइम जो है भारत लौटे थे स्टडी वगैरह करके साउथ अफ्रीका से, इसीलिए 9 जनवरी को आप लोग प्रवासी दिवस भी मनाते हैं। ओके, तो 1917 में जो आंदोलन हुआ था तो यह महात्मा गांधी का पहला आंदोलन था, पहला सत्याग्रह था, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। NG रंगा वो पर्सनालिटी है, राजकुमार शुक्ल जी के आग्रह पर आए थे। राजकुमार शुक्ल कॉल्ड महात्मा गांधी, यही है, बुलाए थे महात्मा गांधी को। दिस वॉज द फर्स्ट रिवोल्ट ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी का पहला विद्रोह था। अब देखिए, ये जो विद्रोह हुआ था तो सक्सेसफुल यहाँ जो है जब महात्मा गांधी इसको लीड किए आंदोलन को, तो उसके बाद जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो है से उनको महात्मा नाम दिए थे। इसमें क्या दिए थे, महात्मा नाम जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा दिया गया था, इस आंदोलन के बाद दिया गया था। ओके, आपको इसे आइडिया होना चाहिए। और उनको राष्ट्रपिता कौन कहे हैं, राष्ट्रपिता बोले हैं सुभाष चंद्र बोस जी। ठीक है, चलिए आंसर हो गया A। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। द फर्स्ट एडिशन ऑफ गदर न्यूज़पेपर वाज पब्लिश्ड इन। गदर तो न्यूज़पेपर का नाम सुने होंगे। ठीक है, गदर एक आपको पार्टी भी देखने को मिलेगा और आप लोग को देखने को मिलेगा, तो जो मतलब पेपर भी देखने को मिलेगा। तो जो गदर न्यूज़पेपर था फर्स्ट ऑफ ऑल किस भाषा में जो है पब्लिश हुआ था, हिंदी में, इंग्लिश में, उर्दू में या फिर मराठी में। तो देखिए, जो इनिशियल लैंग्वेज था इसका, USA में इसको फाउंड किया गया था गदर पार्टी को, तो उर्दू और गुरुमुखी में किया गया था। बाद में इसको जो है आप लोग देखिएगा गुजराती और हिंदी में भी किया गया था ना, तो इसको याद रखिएगा, उर्दू और जो है आपका गुरुमुखी में। ठीक है, गुरुमुखी पंजाबी भाषा की लिपि होता है। ठीक है, उर्दू जो है फारसी में लिखा जाता है, फारसी में जो लिखा जाता है उर्दू। ठीक है, चलिए आंसर हो गया आपका, आंसर हो गया C। ठीक है, चलिए बाकी द फर्स्ट एडिशन वाज पब्लिश इन उर्दू एंड गुरुमुखी, वही लिखा हुआ है, गुरुमुखी और जो है उर्दू में फर्स्ट एडिशन पब्लिश किया गया था, और बाद में जैसे हिंदी और गुजराती में भी जो है इसको पब्लिश किया गया था। पॉइंट ध्यान देने योग्य है कि गदर पार्टी को जो है लाला हरदयाल के द्वारा इसको स्टेब्लिश किया गया था 1913 में USA में। ठीक है, तो इसको याद रख लीजिएगा, 1930 में USA में इसको स्टेब्लिश किया गया था। गदर पार्टी, लाला हरदयाल इससे रिलेटेड है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। चलिए, एक बहुत ही सुपर हिट क्वेश्चन है आपके लिए, कुछ ऑर्गेनाइजेशन है और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट देखने को मिलेगा।
तो देखिए कहने को तो क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें आपको 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और अगला स्लाइड आएगा तो उसमें 5-6 क्वेश्चन और भी मिलेगा। तो कहने को तो एक क्वेश्चन आएगा लेकिन 12-13 क्वेश्चन एक स्लाइड से आप लोग सीख के जाइएगा, तो इसलिए बनाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चन आप लोग को कम देखने को मिल रहा होगा। काफ़ी ज़्यादा रिसर्च वगैरह करके बनाना पड़ता है, आप लोग को पास्ट ईयर देखना पड़ता है, क्या क्या चीज़ डालना है, सब चीज़ बहुत ध्यान में रखना पड़ता है ना, तो थोड़ा सा टाइम लगता है, बट जितना दे रहा हूँ उसको कीजिए, ठीक है, बहुत चीज़ आपको जानने को मिल जाएगा इससे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन देखिए सबसे पहले, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, उसके बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है, फिर वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। अब बताइए कि किसका किसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। चलिए मैच करते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व जो है से व्यापार संगठन कहाँ पे है, ऑब्वियसली पता चल गया होगा, या इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम देखने को मिलता है यह जो है से कलंजी में है, इसका नाम कलंजी स्विट्जरलैंड में पड़ेगा, तो वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल रहा है जो वाशिंगटन डीसी में। जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो उसका बर्लिन में देखने को मिलेगा। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन उसका हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिलेगा, मैड्रिड यानी कि स्पेन में देखने को मिलेगा। ओके, और उसके बाद जो है आपको देखने को मिलेगा जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिलेगा, रोम इटली में देखने को मिलेगा, वहीं पे जहाँ से गैलीलियो गैलीली बिलोंग करते हैं, जहाँ पर झुकू ही मीनार है इटली पिसा में। समझ गए, तो आप लोग देख सकते हैं कितना इजी था नहीं, ए का 6, बी का 5, सी का 4 एंड सो ऑन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 6, बी 5, सी 4, 3, डी 3, E2 और F1, ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया बी। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये सब जेनेवा में था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होगा कलंजी में। तो सारा चीज़ को ध्यान से देख लीजिएगा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है ना, ध्यान दीजिएगा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर बर्लिन में है, बर्लिन या जर्मनी में है, ठीक है। जर्मनी का जो साउथ, पहले पता है आपको जर्मनी की दीवार 1989 में गिराया गया था। पहले शायद साउथ और वेस्ट, साउथ और कुछ नॉर्थ जर्मनी हुआ करता था, तो ऐसे कुछ करके होता था, शायद पूर्वी या पश्चिमी भी हो सकता है, कुछ आइडिया नहीं आ रहा है अभी कि नॉर्थ था या साउथ था या फिर ईस्ट या वेस्ट था। तो जर्मनी की दीवार 1989 में गिराया गया था, इसको याद रखें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर मतलब स्लाइड नंबर नेक्स्ट पे। आंसर तो आपका हो गया बी, देख लीजिए। अब आता है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, ध्यान से सुनिएगा। वर्ल्ड बैंक और जो IMF है दोनों को 1944 में इसको स्टेब्लिश किया गया था, दोनों ऑर्गेनाइजेशन को 1944 में और इसको भी 1944 में इसको स्टेब्लिश किया गया था। जो वर्ल्ड बैंक आप लोग देखते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप का हिस्सा है ना, इसमें टोटल 5 जो आता है ऑर्गेनाइजेशन आता है वर्ल्ड बैंक ग्रुप्स में, जिसमें एक वर्ल्ड बैंक आपको देखने को मिलता है। तो वर्ल्ड बैंक आपको बोलिए या फिर IMF बोलिए। IMF होता है जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, दोनों को जैसे ब्रेटन वुड्स का जो है ट्विंस बोला जाता है, यानी कि ब्रेटन वुड्स का जुड़वा। तो ब्रेटन वुड्स समझौता 1944 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा, उसी समय दोनों आया था। और दोनों का हेडक्वार्टर आपको वाशिंगटन DC भी देखने को मिलेगा। कहाँ पे, वाशिंगटन DC में ही देखने को मिलेगा। DC मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। चलिए, तो हो चुका है। बाकी देख लीजिएगा, जो वर्ल्ड बैंक है एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जैसा प्रस्तुत करते हैं, जिसको आप लोग वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट बोलते हैं। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट पूछे कि कौन पब्लिश करता है, तो आंसर होना चाहिए वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट पूछ दे कौन प्रस्तुत करता है, तो आंसर लगा दीजिएगा IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। एक देखिए जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है, ध्यान दीजिएगा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 1993 में इसको फॉर्म किया गया था। तो ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है से लाती है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है से यह लाती है, इसको याद रखिएगा, एक तरह का इंडेक्स ये जारी करती है। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम देख लीजिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम देखिएगा 1971 में जो है से इसको स्टेब्लिश किया गया था। और यह वर्ल्ड जेंडर गैप रिपोर्ट जो है से प्रस्तुत करता है। और अभी तो आपको बताया ही था कि वर्ल्ड जो जेंडर गैप रिपोर्ट है उसमें भारत 135वां स्थान पे है। टॉप पे आइसलैंड है, आपको सेकंड पे आपको आता है टॉप पे आता है आइसलैंड, और जो लास्ट पे आता है अफगानिस्तान। भारत का रैंक 135वां है। और एक है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये भी याद रखिएगा, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को जारी करता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए है, हो सकता है आए या ना आए, लेकिन ये सब क्वेश्चन अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए आंसर नंबर बी हो गया, आपको पता होना चाहिए, आंसर बी हो चुका है। चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन MS वर्ड। अब कुछ कंप्यूटर क्वेश्चन है MS वर्ड में से कौन सा ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा, फोंट, बोल्ड, मैजिक टूल या इटैलिक। तो फोंट वगैरह देखिएगा सब फोंट स्टाइल में ही है, तो फोंट देखने को मिल जाएगा। बोल्ड और इटैलिक वगैरह देखने को मिलता है, रेगुलर वगैरह, ये सब फोंट स्टाइल है। कुछ मैजिक टूल जैसा कुछ ऑप्शन आपको MS वर्ड में देखने को नहीं मिलने वाला है। ओके, तो इसको याद रखिएगा, मैजिक टूल आंसर हो गया। इस तरह से मैजिक टूल वगैरह कुछ ऑप्शन MS वर्ड में देखने को नहीं मिलेगा। जितना भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपका मेंशन है, प्लस में MS ऑफिस मेंशन है, और MS ऑफिस के अंदर सारा आ जाता है, MS एक्सेल आता है, MS पावर पॉइंट आता है, MS वर्ड आता है,
तो सारा चीज़ आ जाता है, तो सबसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो MS वर्ड याद देखिएगा, एक जो है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, यानी कि यह वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, भी याद देखिएगा। MS वर्ड जो है एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, इसमें हम लोग वर्ड वगैरह काम करते हैं। रिज्यूम वगैरह पूछेगा कि आपको रिज्यूम बनाना है तो किसका यूज कीजिएगा, तो MS वर्ड का ही आप लोग यूज करेंगे, ठीक है। याद रखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जितना चीज़ माइंड में आएगा सब चीज़ यहाँ पे डालते जाऊँगा, ठीक है। ध्यान से बस सुनिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग श्रिंक वन पेज ऑप्शन इज प्रेजेंट इन MS वर्ड। बोला जा रहा है कि श्रिंक वन पेज, एक श्रिंक वन पेज जो है ऐसे आपको जो है किस ऑप्शन में देखने को मिलेगा, कब देखने को मिल सकता है, आउटलाइन व्यू में, प्रिंट व्यू में, नॉर्मल व्यू में, या फिर वेब लेआउट व्यू में। देखिए आप लोग को जो है ना देखने को मिलेगा, ये जो ऑप्शन देखने को मिलेगा प्रिंट व्यू में देखने को मिलेगा। जब प्रिंट व्यू आप लोग कीजिएगा ना तो वन पेज में श्रिंक हो जाएगा, डॉक्यूमेंट के जो आप लोग प्रिंट करते हैं Ctrl+P कर, तो उस समय जो है आपको श्रिंक वन पेज जो है ऑप्शन विकल्प देखने को मिलेगा, ठीक है। एक ही पेज में सब चीज़ देखेगा कि डॉक्यूमेंट किस तरह से प्रिंट हो रहा है। Ctrl+P होता है प्रिंट करने का शॉर्टकट, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन 15 की ओर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आउटपुट डिवाइसेस सॉफ्ट कॉपी इज ऑफन सीन ऑन इट। अब सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी आपको पता चलता है। सॉफ्ट कॉपी आप लोग ऐसा तरह का बोल सकते हैं, एक चीज़ होता है जिसको आप लोग टच नहीं कर सकते हैं, और हार्ड कॉपी वो ऐसा चीज़ होता है जिसको आप लोग टच कर सकते हैं। जितना भी कंप्यूटर का डिवाइस वगैरह आप लोग देखते हैं, जैसे कि CPU हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ओके, और बोल सकते हैं जो भी मतलब हो मॉडेम वगैरह हो जाए, जिसको आप लोग टच कर सकते हैं, सारा हार्डवेयर डिवाइसेस में आएगा। और सॉफ्टवेयर डिवाइसेस में वे सारे आएंगे जिसको आप लोग टचवेयर नहीं कर सकते हैं, यानी कि सॉफ्टवेयर में उसके आएगा। तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में अंतर पता होना चाहिए, इसे भी क्वेश्चन बनेगा। मैं पहले ही बोल चुका हूँ कौन ऐसे सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, कौन ऑपरेटिंग सिस्टम है या नहीं है, कौन ऐसे वेब ब्राउजर नहीं है, कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो ये सारा क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं। तो मॉनिटर, स्कैनर, प्रिंटर या फिर कीबोर्ड क्या होना चाहिए। तो देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पे है ना कि आप लोग को बोला जाए कि मतलब कौन सा डिवाइस है जिस पर सॉफ्ट कॉपी को देखा जा सकता है। कहाँ पे आप लोग सॉफ्ट कॉपी देख सकते हैं, कीबोर्ड पे कुछ चीज़ दिखता है आपको, प्रिंटर पे कुछ दिखता है, स्कैनर पे कुछ दिखता है, जी नहीं। जो सॉफ्ट कॉपी दिखता है वहाँ पे मॉनिटर पे ही दिखता है। क्या होता है, सॉफ्ट कॉपी जो होता है मॉनिटर पे दिखता है। सपोज दैट अभी मैं काम कर रहा हूँ जिस पे आप लोग लेक्चर देख रहे हैं, वो भी एक मॉनिटर ही है। आपका जो कंप्यूटर का मोबाइल फ़ोन है क्या है, ये जो मोबाइल फ़ोन है, M फॉर मोबाइल, M फॉर मिनी कंप्यूटर, ये आपका मिनी कंप्यूटर है, कंप्यूटर जो मोबाइल फ़ोन है। तो इस पर आप लोग जो चीज़ देख रहे हैं वहाँ पे जो चीज़ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो भी आप लोग पेज देख रहे हैं, इससे जो भी पेज आप देख रहे हैं, क्या इसको आप लोग उठा सकते हैं, खींच लीजिए मोबाइल से, नहीं। क्यों, क्योंकि ये सॉफ्ट कॉपी है। जब इसको मैं PDF दूंगा फिर भी आप लोग इसको खींच नहीं सकते हैं, इसको आप लोग को प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा, तब जाके इसको आप लोग टच कर सकते हैं। तो इसका मतलब कुछ अगर डिस्प्ले कहीं पे कोई करता है तो उसका सॉफ्ट कॉपी होता है, तो वह कौन करेगा, मॉनिटर ही करेगा। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, क्या है, मॉनिटर जो है एक आउटपुट डिवाइस है, तो वही जो है आपको क्या करता है, ये जो है आपको डिस्प्ले कर सकता है हार्ड कॉपी को, ठीक है। तो याद रखिएगा। आंसर हो गया ए। स्कैनर वगैरह देखिएगा ये सब इनपुट डिवाइसेस में आता है, ओके, कीबोर्ड वगैरह इनपुट डिवाइसेस में आते हैं, ओके। अच्छा, प्रिंटर इनपुट है या आउटपुट है, बताइए जरा। ये भी तो आपको मॉनिटर आउटपुट हो गया, स्कैनर आपका इनपुट हो गया, और कीबोर्ड आउटपुट जो है आपका इनपुट हो गया। ये जो है आपका बताइएगा कि ये प्रिंटर किस तरह का डिवाइस है, इनपुट है या आउटपुट है, प्रिंटर इनपुट या आउटपुट, बताइए जरा। दिमाग लगाइए थोड़ा सा, एकदम हल्का है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएगा तो आंसर मिल जाएगा। कोई एक पर्सन भी जो है ना, वीडियो इतना लोग देखते हैं, मुझे पता नहीं आता है, वीडियो में कोई खराबी है तो बताइए जरा, थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन का आंसर दिया कीजिए। और कोई लाइक भी नहीं करता, आप लोग को पता भी नहीं है कितना मेहनत करता है, मतलब बहुत सेल्फिश है आप लोग, नहीं जी, सिर्फ अपने मतलब के लिए सोचते रहते हैं। सोचिए, चलिए ठीक है। आंसर चलता है ए, मॉनिटर, स्कैनर, प्रिंट। अरे भाई, मॉनिटर, स्कैनर, प्रिंटर सारा का सारा आउटपुट डिवाइसेस है, आंसर मिल चुका है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर। बोला जा रहा है कि इनमें से कौन जो है एक सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है, बताइए। कीबोर्ड, CPU, जॉयस्टिक या फिर MS ऑफिस। तो देखिए MS ऑफिस जो है एक सॉफ्टवेयर है, क्या है, एक जो है आपका सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। आप लोग को पहले बताया था कि ये जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जो एक सॉफ्टवेयर पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाया जाता है, उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के आप लोग नाम से जानते हैं, ठीक है। तो MS ऑफिस क्या है, एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसमें बहुत सारे एप्लीकेशन आप लोग देखने को मिल जाएंगे ना। बाकी ये कीबोर्ड देखिएगा, CPU, जॉयस्टिक और ये सब हार्डवेयर डिवाइसेस में आते हैं। क्या आते हैं, हार्डवेयर आता है, तो सॉफ्टवेयर नहीं, सब टच कर सकते हैं। कीबोर्ड वगैरह क्या होता है, कीबोर्ड तो आपको पता होगा, एक इनपुट डिवाइस है जो कि कंप्यूटर में आप लोग डाटा को एंटर करने के लिए यूज करते हैं, ओके। कीबोर्ड जो है आपका 104 से 108 तक होता है ना, इस पर जो है क्या बोलते हैं इसको, कीज इस पर 108 होता है, फंक्शन की टोटल 12 होता है, तो ठीक है, F12 तक यह जाता है। कीबोर्ड का आविष्कारक थे क्रिस्टोफर लाथम सोल्स, और जो माउस का आविष्कारक था वो थे आपका डगलस एंजलबर्ट। तो याद रख लीजिएगा, इनको जो है जो क्रिस्टोफर लाथम सोल्स हैं, इनको फादर ऑफ टाइपराइटर के नाम से भी जानते हैं। CPU आपका ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है, इसके बहुत 3 पार्ट होते हैं, आपको पता होगा, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, मेमोरी यूनिट होता है, और एक होता है कंट्रोल यूनिट। जॉयस्टिक वगैरह यूज करते होंगे आप लोग, गेम प्ले में होता है, जो लोग गेम खेलते होंगे
उनको पता होगा कि यह जॉयस्टिक कहाँ पे यूज होता है। गेम प्ले में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है। आंसर आपका डी हो गया MS ऑफिस। MS ऑफिस के अंतर्गत बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ जाते हैं ना, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कौन कौन आता है इसके अंदर? MS एक्सेल वगैरह, पावर पॉइंट वगैरह, वर्ड वगैरह, सारा चीज़ के अंदर आ जाता है। ठीक है, MS ऑफिस का 365 वाला वर्जन आप लोग लीजिएगा सब्सक्रिप्शन, तो बहुत सारा ऑप्शन आपको मिल जाएगा, आउटलुक सब। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। व्हाट इज द मैक्सिमम डेटा स्पीड ऑफ STP? STP का फुल फॉर्म भी आपको पता चल जाने वाला है। तो उसका मैक्सिमम स्पीड आप लोग कितना हो सकता है? इसका 100 Mbps होता है, यानी कि आप लोग को मेगाबाइट पर सेकेंड। ओके, तो इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी। दो चीज़ बताता हूँ यहाँ पे आप लोगों को डेटा का स्पीड वगैरह के बारे में चर्चा मिलेगा। एक होता है बीट और एक होता है बाइट। नाम सुने हैं? बीट और बाइट, ध्यान दीजिएगा। बीट और बाइट। बीट जो होता है शॉर्ट फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट को। बाइनरी डिजिट में आपको दो होता है, 0 और 1 होता है। ठीक है, तो बाइनरी डिजिट में 0 और 1 होता है, तो इसी को बीट बोलते हैं। और बीट जो होता है किसी कंप्यूटर में वर्ड बोल रहा हूँ, वर्ड का लेंथ होता है। क्या होता है? किसी भी वर्ड का जो लेंथ होता है उसको बीट में नापा जाता है, ध्यान दीजिएगा। जबकि बाइट जो होता है स्टोरेज के लिए नापा जाता है, स्टोरेज कैपेसिटी को नापता है। इसको याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेंथ को नापा जाता है, आपको देखने को मिलेगा, आपको नापा जाता है बीट में, और बाइट में नापा जाता है स्टोरेज कैपेसिटी को। ओके, आंसर नंबर बी हो गया। 100 Mbps होता है STP का जो है स्पीड। चलिए, बाकी होता है स्पैनिंग जो है ट्री प्रोटोकॉल। ठीक ना, एक स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल होता है, फुल फॉर्म इसका देख लीजिएगा। बाकी कंप्यूटर का जो स्पीड वगैरह गणना करने के लिए दो चीज़ यूज करते हैं आप लोग। MIPS क्या होता है? जो गणना किया जाता है MIPS में और फ्लॉप्स में। पहले बता चुका हूँ, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड होता है, और फ्लॉप्स होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। तो दो चीज़ आप लोग यूज करते हैं कंप्यूटर का स्पीड को पता करने के लिए। वर्ल्ड में सबसे फास्ट कंप्यूटर कौन है अभी है फ्रंटियर। कहाँ का है? USA का है। ठीक है, 100 फ्लोप में इसका स्पीड चला गया है। जापान का जो फोगाकू है वह पीछे चला गया है ना, अब नहीं है। ठीक है, फ्रंटियर को अपडेट कर लीजिएगा। फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर जॉन मैकर्थी को बोला जाता है। इंडिया में देखिएगा जो फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर है वो बोला जाता है विजय P भाटकर को बोला जाता है। विजय बी लिखिए, विजय P भाटकर बोला जाता है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 1991 में इसको बनाया गया था। ठीक है, तो इसको याद रख लीजिएगा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल प्लस F6? आप लोगों को पता होगा अलग अलग शॉर्टकट कीज होते हैं। तो MS एक्सेल में कंट्रोल प्लस F6 का यूज कहाँ पे करते हैं? क्लोज वर्कबुक, टेक्स टू द नेक्स्ट वर्कबुक, यानी कि अगली वर्कबुक पर ले जाना है, यानी कि कहीं जाना है अगला वो वर्कबुक पे, तो वहाँ पे कर सकते हैं। मिनिमाइज द वर्कबुक को मिनिमाइज करना है तब, या फिर किसी वर्कबुक को रिस्टोर करना है। रिस्टोर मतलब होता है ना ओरिजिनल कंडीशन में लाना ना, जिसको आप लोग बोलते हैं ना एक तरह का अनडू टाइप से करना, उसी तरह से। तो रिस्टोर करने के लिए आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो यूज होता है कंट्रोल प्लस F6, वह जो है से वर्कबुक ना, अगर जो अगला वर्कबुक पे जाना है, एक वर्कबुक से अगर नेक्स्ट वर्कबुक पे जाना है, तो वहाँ पे कंट्रोल प्लस F6 का यूज किया जाता है, टेक्स्ट टू नेक्स्ट वर्कबुक। तो MS एक्सेल में कंट्रोल प्लस F6 जो है आपको अगला वर्कबुक पे ले जाएगा। आंसर हो गया बी। MS एक्सेल इज अ डेटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। और डेटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर यह देखिएगा इससे बहुत सारा कैलकुलेशन किया जाता है। जितना भी देखिएगा मैथमेटिकल कैलकुलेशन वगैरह होता है, चार्ट वगैरह बनाना हो, टेबल वगैरह बनाना हो, तो यहाँ पे MS एक्सेल काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है ना। चलिए, ये सबका मार्केट अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अब आप देखिएगा कंट्रोल प्लस A4 होता है क्लोज एक्सेल। जो ऑप्शन नंबर ए दिख रहा था जो एक्सेल क्लोज करने के लिए, वो कौन करेगा? कंट्रोल प्लस F4 करेगा। बाकी सारा चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे देख लीजिएगा, बताने जा रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। टैब की जो होता है, एक टैब की देखने को मिलेगा डायरेक्ट आपको 108 4 से 108 जो की होता है उसमें टैब की डायरेक्ट देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोग MS एक्सेल में हैं तो वहाँ पे अगर टैब की का प्रयोग करते हैं तो मूव 1 सेल टू द राइट, ध्यान दीजिएगा। क्या कीजिएगा? एक सेल से दूसरे सेल की तरफ चले जाइएगा, वहाँ पे राइट साइड में टैब की का अगर दबाइएगा तो 1 सेल से राइट में मूव करने लगेगा। अब देखिए, उसके बाद अगर शिफ्ट प्लस टैब दबा दीजिए, यहाँ पे सिर्फ टैब था, और अगर शिफ्ट प्लस टैब दबा दिया जाए तो क्या होगा? उसके बाद आप लोग जो है से किसी सेल में लेफ्ट साइड में आने लगेगा। यहाँ पे राइट था, अगर शिफ्ट टैब के दबाते हैं तो राइट में जाइएगा, और अगर शिफ्ट प्लस टैब दबाया जाए तो यहाँ से आप लोग लेफ्ट टू राइट आइएगा। दूसरा होता है शिफ्ट प्लस स्पेस बार, ध्यान दीजिए। अगर शिफ्ट प्लस स्पेस बार दबाया जाए तो आपका इंटायर रो सेलेक्ट हो जाएगा। इंटायर रो समझते हैं ना, रो वगैरह जो होता है इस तरह का, इंटायर रो सेलेक्ट हो जाएगा। और अगर कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबाया जाए तो इंटायर कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। कॉलम देखिए इस तरह से होता है, जो दिख रहा है ऐसे जो बॉक्स ऐसा, उसको सेल कहते हैं आप लोग, और ग्रुप ऑफ सेल को आप लोग एरे बोलते हैं। ठीक है, तो देख लीजिएगा, सॉरी ग्रुप ऑफ सेल को आप लोग रेंज बोलते हैं, सॉरी फॉर दैट, ग्रुप ऑफ सेल को रेंज बोला जाता है, ग्रुप ऑफ सेल्स को। तो एक कंट्रोल प्लस स्पेस बार क्या होता है? इंटायर कॉलम को सिलेक्ट करना है, तब जाके आपको इस फंक्शन को सिलेक्ट करना है। और कंट्रोल प्लस अगर होम दबा दिए, एक होम टैब आता है बटन, तो कंट्रोल प्लस होम दबा दीजिएगा तो मूव टू द बिगिनिंग ऑफ द वर्कशीट, किसी वर्कशीट में आप हैं तो वहाँ के होम में यानी पहुँच जाइएगा। ठीक है, इसको बिगिनिंग पहुँच जाइएगा, समझ लीजिए।
तो यही सारा कुछ कुछ देख लीजिएगा शॉर्टकट की है जो कि MS एक्सेल में यूज होता है। ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज हैं, इसको याद रख लीजिएगा। और बाकी ग्रुप ऑफ वर्कशीट को आप लोग वर्कबुक बोलते हैं, ग्रुप ऑफ वर्कशीट को आप लोग जो है वर्कबुक बोलते हैं, ठीक है। चलिए, इस तरह का MS एक्सेल एक तरह का स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है ना। चलिए, नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज यूज टू रिमूव टेक्स्ट एंड कीप ऑन द क्लिपबोर्ड। बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें आप लोग कहीं पे टेक्स्ट को रिमूव कर सकते हैं और इसको क्लिपबोर्ड पर रख सकते हैं। कट, कॉपी, डिलीट या फिर पेस्ट, किसका यूज कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा इस ऑप्शन को, अगर कॉपी और लगाते हैं तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा कट। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मैं यहाँ पे कोई ऑप्शन लिखा, ठीक है, जैसे एक ऑप्शन लिखा एंटीना, क्या लिखा, एक ऑप्शन लिखा एंटीना, तो इसको आप लोग पहले तो सिलेक्ट करना होगा, तो इसको आप लोग सेलेक्ट कीजिएगा, ध्यान दीजिए। उसके बाद आपका अगर कॉपी करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, कॉपी में दो काम होता है, एक तो ये चीज़ यहाँ भी रहेगा और जहाँ से इसको जिस फाइल लोकेशन मान लेते हैं कि मेरा यहाँ पे बना हुआ है एक तरह से फोल्डर, तो इसको मैं यहाँ पे ले जाके इसको पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं पेस्ट कर रहा हूँ कहीं पे इस टेक्स्ट को, तो ये टेक्स्ट यहाँ भी रहेगा या फिर फोल्डर, बोलिए फोल्डर ही रहेगा, तो ये फोल्डर यहाँ भी रहेगा और फोल्डर यहाँ भी रहेगा। कॉपी में आपको क्वेश्चन बोला रहा है कि वहाँ पे रिमूव हो जाना चाहिए और दूसरा जगह और क्लिपबोर्ड पे रहना चाहिए। तो ऐसा जो है से अगर करना है तो आपको कट ऑप्शन का यूज करना होगा। कट मतलब यहाँ से काटिए और जहाँ पे आपको फाइल लोकेशन ले जाना है वहाँ पे ले जाकर पेस्ट कर दीजिए, तब जाके यहाँ से खत्म हो जाएगा इसका कहानी। ओके, तो इस तरह से कुछ होता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन कट होगा, न कि कॉपी। कॉपी से भी आता है क्लिपबोर्ड पे, लेकिन वहाँ पे ओरिजिनल टेक्स्ट जो है, यहाँ पे जो भी रहे, यहाँ पे फाइल रहे, टेक्स्ट रहे, वहाँ से हटेगा नहीं, आपको ये चीज़ याद रखिएगा। ओके, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर आपका चला जाएगा ए, ठीक है, कॉपी नहीं होगा। Ctrl+X कट के लिए यूज करते हैं, सॉरी फॉर दैट, टी होगा। Ctrl+X जैसे कट के लिए यूज करते हैं, Ctrl+C कॉपी होता है, Ctrl+V होता है पेस्ट के लिए, इसको याद रख लीजिएगा। Ctrl+P होता है आपका प्रिंट के लिए, ओके। Ctrl+Z आपका होता है Ctrl+Z अंडू करने के लिए, ठीक है। Ctrl+W होता है किसी विंडो को क्लोज करने के लिए। तो सब कुछ शॉर्टकट की याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। द नेचुरल गैस इज यूज्ड इन द व्हीकल्स इज मेनली मेड ऑफ। अब नेचुरल गैस का तो नाम सुने होंगे, तो जो वाहन में प्राकृतिक गैस होता है उसका मुख्य स्रोत क्या है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन या फिर ब्यूटेन, क्या होता है। तो देखिए आप लोगों को देखने को मिलेगा जो मुख्य स्रोत होता है वह होता है आपका मीथेन। तो नेचुरल गैस बोल दे आपको, CNG बोल दे, उसका मेन कंपोनेंट होता है मीथेन ही होता है। और जो प्राकृतिक गैस होता है नेचुरल गैस में 95% जो है नेचुरल गैस पाया जाता है। 95% जो है मीथेन पाया जाता है, सॉरी 95% मीथेन पाया जाता है नेचुरल गैस में। बाकी जो ब्यूटेन वगैरह देख रहे हैं इसका फॉर्मूला कितना होगा, ब्यूटेन है ना, तो C4H10 होगा। क्या होगा, C4H10 होगा। तो इसको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। ये इसमें आप लोग को पता होगा ब्यूटेन और प्रोपेन वगैरह जो होता है LPG में होता है। जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है उसमें ब्यूटेन होता है मेनली रूप से, ओके। और ये जो होता है आप लोगों को पता हो खाना बनाने के लिए आप लोग यूज करते हैं, तो ये C4H10 होता है, इसका फॉर्मूला भी याद रख लीजिएगा। और इसके साथ आप लोग को ना जो है आपको इथाइल मर्केप्टन मिलाया जाता है ताकि जो इसको गंध आ सके, क्योंकि ये कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस है। कौन, C4H10। तो इसको गंध डालने के लिए जो है आप लोग इथाइल मर्केप्टन का यूज करते हैं ताकि क्या हो सके, ताकि जब कहीं लीक वगैरह करे तो पता चल सके, ठीक है। सिगरेट लाइटर में भी ब्यूटेन ही यूज होता है। क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे मीथेन को मार्स गैस के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, मीथेन को जो है मार्स गैस के भी नाम से जानते हैं। और इसको गोबर गैस, बायोगैस का भी यही गैस पाया जाता है ना, मीथेन ही पाया जाता है। और जो मीथेन गैस है वो धान का खेत होता है, धान का खेत, उसे बोला जाता है कि जो मीथेन गैस निकलता है। नेचुरल गैस का देख लीजिएगा 95% मीथेन होता है, जो कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। एक और कुछ आपको डिवाइस देखने को मिल रहा है और किस लिए यूज होता है, तो आप लोग इसको मैच करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल गैल्वेनोमीटर है, याद रखिए। आमीटर है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है, ओमीटर है, डिस्टेंस टेबल्ड है और स्पीड ऑफ अ व्हीकल है। तो यहाँ पे जो है किसके लिए यूज होता है, तो देखिए जो गैल्वेनोमीटर होता है वह क्या करता है, गैल्वेनोमीटर करंट को नापता है। ध्यान दीजिए, गैल्वेनोमीटर करंट को नापता है। आमीटर भी करंट को ही नापता है, आमीटर भी करंट को नापता है। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या करता है, यह चार्ज को नापता है। क्या करता है, यह जो है आपको चार्ज को मापता है। उसे देख लीजिएगा जो ओम मीटर है, ओम मीटर देखने को मिल रहा है, वह रेजिस्टेंस को नापने का काम करता है। डिस्टेंस जो ट्रेवल्ड है, क्या होता है, जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है वह इस स्पीडोमीटर नापता है। और जो स्पीड ऑफ व्हीकल जो होता है वह जो होता है से आपका स्पीडोमीटर नापता है। ओके, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये सब कुछ कुछ चीज़ें यूज होता है। ओके, चलिए तीसरा सा मैच अगर कर लिया जाए तो क्या कहाँ पे ऑप्शन चला जाएगा, ऑप्शन चला गया आपका, ऑप्शन चला जाएगा आपका A6 ना, B5। अभी तक दो ऑप्शन आ रहा है, B5, C गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, C का 4 अब तो सही है। D गया ओम मीटर रेजिस्टेंस नापने के लिए, D1। E का डिस्टेंस टेबल ओडोमीटर,
और स्पीड ऑफ व्हीकल आपको चला जाएगा 2। ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। सारा चीज़ को ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये सब कुछ कुछ है और इसको कहाँ कहाँ यूज होता है देख लीजिएगा। ओके, ध्यान दीजिए ओम मीटर ना, ओम जो है से आपका रेजिस्टेंस का यूनिट है जिसको आप लोग डिनोट करते हैं इसे। लास्ट क्लास में पढ़ाया था ना ये वाला सिंबल, तो रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट है या ओम, इसको सिंबल लिखते हैं या, ठीक है। चलिए बाकी चीज़ देख लीजिएगा। चार्ज को नापने के लिए कि पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रिक चार्ज, पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज है, उसके लिए आप लोग इलेक्ट्रोस्कोप का यूज करते हैं और वह गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप होता है। आंसर हो गया डी। गैलोमीटर के बारे में देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन दो इंपॉर्टेंट से बताता हूं जो कि आईएससी में देखने को मिलेगा, 10 तक तो लेवल में देखने को नहीं मिलता है, एनसीईआरटी तक। एक गैलोमीटर में देखिएगा कि यह गैलोमीटर कैन बी कन्वर्ट टू अमीटर। अगर किसी एक गैलोमीटर है, गैलोमीटर भी जो है ना, ऐसा आप लोग को याद होगा 10th क्लास में जब आप लोग होंगे तो देखे होंगे कि गैलोमीटर का सुई जो आप लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो उस समय जैसे गैलोमीटर का यूज किए थे, तो वो भी जो है करंट डिफ्लेक्शन बताता है, जो कि बताता है कि तार में जो है कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है, यानी करंट पास हो रहा है। तो वहाँ पे गैलोमीटर का यूज देखे होंगे, तो वो भी एक करंट ही डिटेक्ट करता है। तो गैलोमीटर को जो है आप लोग आमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? एक शंट यानी कि स्मॉल रेजिस्टेंस को पैरेलल में ऐड कीजिए। किसी गैलोमीटर से एक स्मॉल रेजिस्टेंस को अगर पैरेलल में ऐड कीजिएगा तो वह आमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है कि ये गैलोमीटर को अगर वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में करना होगा। तो इंपॉर्टेंट है कि स्मॉल को पैरेलल में करना है और हाई को सीरीज में कर दीजिए, तो गैलोमीटर ऐसे क्रमशः आमीटर और वोल्टमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। आमीटर करंट को नापता है और वोल्टमीटर वोल्टेज को नापता है। ओके, आमीटर को हमेशा आप लोग सीरीज में ऐड करते हैं, ध्यान दीजिएगा, और वोल्टमीटर को हमेशा जो है पैरेलल में ऐड किया जाता है। आंसर हो गया डी। देख लीजिएगा अच्छे से, पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा। विच ऑफ द, रात को मिल जाएगा 10 बजे तक। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कंट्रोल द टेम्परेचर इन द बॉडी। बोला जा रहा है इनमें से कौन सा पार्ट है, ब्रेन का पार्ट आप लोग देखने को मिल रहा होगा और कुछ कुछ ग्लैंड भी है, तो इनमें से कौन सा पार्ट जो है आपको देखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा कि जो बॉडी का टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। तो आंसर हो जाएगा इसका हाइपोथैलेमस ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड हो जाएगा, थायराइड ग्लैंड हो जाएगा, एड्रिनल ग्लैंड हो जाएगा, या फिर देखने को मिलेगा हाइपोथैलेमस। आंसर इसका हाइपोथैलेमस होगा। बॉडी में टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम होता है वह हाइपोथैलेमस ही करता है, याद रखिएगा हाइपोथैलेमस। ओके, चलिए बाकी देख लीजिएगा। बॉडी में जो है जो स्मॉलेस्ट ग्लैंड है उसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड है। 0.5 ग्राम इसका मात्र वेट होता है। कितना? 0.5 जो ग्राम। और लार्जेस्ट जो इंटरनल जो ग्लैंड है, ठीक है, वो है आपका लीवर। क्या है? लीवर है। ग्लैंड भी ये सब, ठीक है, देख लीजिएगा। तो लार्जेस्ट जो ग्लैंड है वो है लीवर। इसका वेट 1.5 kg होता है, 1.5 kg, ठीक है। यही लीवर है जिससे कि बाइल जूस सीक्रेट होता है, बाइल जूस, और जो कि गॉल ब्लैडर में सीक्रेट, जो गॉल ब्लैडर में स्टोर रहता है, यही है आपका लीवर, ठीक है। लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है। अगर एक्सटर्नल पूछ देगा आपसे शरीर के बाहर में तो आप लोग स्किन लगा लीजिएगा, ठीक है। चलिए, और पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं ना, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि जितने भी ग्लैंड होते हैं उस सबको कोऑर्डिनेट करने का काम यही करता है, मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। आंसर हो गया आपका ए। और थायराइड ग्लैंड से देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपका, थायराइड ग्लैंड से आप लोग को थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। ओके, और अगर आयोडीन की कमी हो जाता है तो आप लोग को पता होगा, आप लोग का एडम्स एप्पल निकल जाता है, ठीक है, ज़्यादा निकल जाता है एडम्स एप्पल, यानी कि घेंघा रोग निकल जाता है, गला स्वेल कर जाता है, तो गले में ही थायराइड ग्लैंड होता है। याद रखिए, सारा को पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में चर्चा कर ही दिया। हाइपोथैलेमस ग्लैंड आंसर हो गया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सीआरटी। सीआरटी होता है कैथोड रे ट्यूब। तो कैथोड रे ट्यूब के बारे में नाम सुने हैं, तो इनमें से कौन जो है कैथोड रे ट्यूब का हिस्सा नहीं है? फॉस्फर स्क्रीन, शैडो मास्क, इलेक्ट्रॉन गन, या फिर गैस प्लाज्मा। ध्यान दीजिए, इसको ना आप लोग डायरेक्ट याद रख लीजिएगा। इसका आंसर डी होता है। एक फेमस क्वेश्चन है यहाँ से कि सीआरटी का पार्ट कौन नहीं है, तो गैस प्लाज्मा जो होता है एक सीआरटी का पार्ट नहीं है, यानी कि कैथोड रे जो ट्यूब होता है उसका पार्ट नहीं है। ओके, चलिए, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे टॉमसन किए थे 1897 में, ठीक है, याद रख लीजिएगा। एक निगेटिव पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलम, ठीक है, चार्ज का असाइनमेंट कूलम होता है। गैस प्लाज्मा आंसर हो गया। प्लाज्मा इज द 4th स्टेट ऑफ मैटर। मैटर का ये जो है सब लोग देखिएगा, जो आप लोग को देखने को मिलता है वो चौथा स्टेट है ना, और पांचवा में आपका आता है बीएसी। बीएसी मतलब बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, यह जो है पांचवा स्टेट है आपका जो है मैटर का। बाकी ठीक तो जानता ही है, सॉलिड लिक्विड गैस, ये सब तो रटा हुआ है। आंसर हो गया डी। देख लीजिएगा, आंसर डी हो गया। कैथोड रे आप लोग निगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, और एनोड जो होता है रे नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रोड लिखना था ना, इसी याद रख लीजिएगा। जो कैथोड होता है इसको पीडीएफ में सही कर दूंगा। जो कैथोड होता है इसको निगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, और एनोड जो होता है इसे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है।
कभी कभी इतना छोटा छोटा क्वेश्चन भी आपसे पूछ देते हैं कभी कभी, याद रखिए कैथोड निगेटिव, एनोड पॉजिटिव। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग कैथोड रे ट्यूब देख रहे हैं ना, इसका फुल फॉर्म याद रखिए CRT। इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। तो इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, आपको आइडिया होगा इलेक्ट्रॉन जो होता है निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो यह इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है ना, यहाँ पे देखिएगा इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है ट्यूब में, तो वहाँ पे उसको कैथोड रे ट्यूब के नाम से आप लोग जानते हैं। इसका एक एक्सपेरिमेंट वगैरह है। ओके, तो देख लीजिएगा, कैथोड होता है निगेटिव और एनोड होता है पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इनमें से कौन जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ऑप्शंस है NHRC स्टेट फाइनेंस कमीशन, राज्य वित्त आयोग, हिंदी देख लीजिएगा, NHRC का मानवाधिकार आयोग होता है। ठीक है, उसके बाद लोकसभा सेक्रेटेरिएट, सेंट्रल फाइनेंस कमीशन यानी कि केंद्र वित्त आयोग, और इसी का हो जाएगा हिंदी लोकसभा सचिवालय। तो कौन सा इसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, आंसर हो जाएगा NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन देखते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। आप लोग को देखने को मिलेगा एस्टीट्यूट के द्वारा इसको बनाया गया है, एक तरह का देखिएगा स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, जिसको 1993 में बनाया गया था। जो फर्स्ट चेयरपर्सन रहे थे इस NHRC का, देख लीजिएगा रंगनाथन मिश्रा जी थे ना, याद रख लीजिएगा। और जो प्रेजेंट चेयरपर्सन है अरुण कुमार मिश्रा जी हैं। तो मिश्रा जी पहले भी और अभी भी हैं। और झारखंड में याद रख लीजिएगा, जो झारखंड में देखिए स्टेट जो ह्यूमन राइट कमीशन होता है, नेशनल और स्टेट दोनों होता है ना, तो उसको याद रखिएगा। तो झारखंड का जो स्टेट ह्यूमन राइट कमिश्नर है अभी पे, ठीक है, उसके चेयरपर्सन संतोष कुमार सतपथी देखने को मिलेंगे। अभी यह एक्टिंग है ना, एक्टिंग है। और एक अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का जो चेयरपर्सन बनते हैं वो कौन होते हैं। तो देखिए जो है वो सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट हो, उसके जो सेवानिवृत्त जज होते हैं वही जो है NHRC के जो आप लोग को चेयरपर्सन बनते हुए नजर आएंगे। तो इसके बारे में आइडिया रखिएगा, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है, तो यहाँ से निकल गया विश्व मानवाधिकार आयोग भी है, कहीं भी मानव के अधिकार का उल्लंघन होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये सब जो है बॉडी पिक्चर में आ जाता है। 10 दिसंबर को आप लोग जो है वर्ल्ड जो है विश्व मानवाधिकार दिवस मनाते हैं, वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे। विश्व मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुआ था 10 दिसंबर 1948 को। ठीक है, उसी ईयर जिस समय आप लोग को WHO की स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 1948 को। आंसर हो गया ये, तो इस तरह से देख सकते हैं NHRC हो गया। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डज नॉट बियर फ्लावर्स। बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा प्लांट है जिसका फ्लावर नहीं होता है। जैक फ्रूट, ऑर्किड, फर्न या फिर क्लस्टर पिग। हिंदी देख लीजिए, कटहल, ऑर्किड, फर्न या फिर गुलर। ठीक है, कि आंसर हो जाएगा इसका आंसर नंबर C। तो इस सब में जो फ्लावर नहीं होता है, जो फर्न वगैरह देखते हैं, कुछ कुछ प्लांट का एग्जाम्पल और दूंगा, इस सब में आपको ना फूल देखने को नहीं मिलता है। ओके, जैसे कुछ देख लीजिएगा, एल्गी वगैरह का नाम सुने होंगे, फंगी हो गया, मोसेस काई होता है और फर्न, तो ये सब नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। और जो एंजियोस्पर्म का ध्यान दीजिएगा, जो एंजियोस्पर्म्स होता है उसको फ्लावरिंग प्लांट्स का नाम से जाना जाता है। प्लांट वगैरह जितने प्लांट किंगडम टोटल 5 है। ठीक है, देखिएगा जितने प्लांट किंगडम, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ट्यूडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, टोटल 5 पार्ट जो है आपको प्लांट का देखने को मिलेगा। और जो जितने प्राणी एनिमल्स उनको 10 भागों में बांटा गया है ना, पोलीफेरा, सिनिडेटा, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, ये सब मैमल्स वगैरह देखिएगा, बर्ड्स वगैरह। तो सारा जो है आपको 10 पार्ट में जो एनिमल्स हैं और 5 पार्ट में आपको देखने को मिलेगा प्लांट्स है। तो इसके बारे में आइडिया रख सकते हैं। आंसर हो गया C। बाकी यहाँ से कुछ कुछ मैं एल्गी के आया है, तो एल्गी से एक चीज़ बता देता हूँ। देख लीजिए, एल्गी जो है ना से ग्रीन कलर का होता है, तो ये अपना भोजन बना सकता है। अब एल्गी और फंगस के साथ ध्यान दीजिएगा, जो एल्गी और फंगस होता है दोनों मिला के एक लाइकेन प्लांट बनाता है, लाइकेन प्लांट। और यही लाइकेन प्लांट का जूस से जो है आपका लिटमस पेपर तैयार किया जाता है, लिटमस पेपर, तो इसको याद रख लीजिएगा। और ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दो जो जैसे एल्गी खाना बना सकता है, फंगी जो है रहने के लिए घर देता है, तो इस तरह के रिलेशनशिप को आप लोग सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के नाम से जानते हैं, यानी कि सहसंबंधी एक तरह का बोल सकते हैं संबंध। ठीक है, कि दोनों जीव आपस में मिलकर रह रहा है, एक जो है खाना प्रोवाइड करा रहा है और दूसरा ऐसा रहने के लिए घर प्रोवाइड करा रहा है। तो इस तरह से याद रख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, आंसर आपका फर्न्स हो गया। दैट्स इट फॉर दिस क्लास। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो शेयर और कर दें और लाइक भी कर दें। लाइक आप लोग बहुत कम लोग कर रहे हैं। ओके, जितना लोग वीडियो देख रहे हैं उस कम आप लोग बहुत कम लाइक कर रहे हैं। ठीक है, इतना मेहनत तो मैं आप लोग के लिए करता हूँ, आप लोग मेरे लिए क्या करते हैं, आपसे प्रश्न है, बताइए जरा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वंदे भारतम।